हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये हमारा मॉक टेस्ट 7 होगा। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट को डिस्कस किया है जो कि DSSB TGT से रिलेटेड है। यदि आपने उन मॉक टेस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द संस्कृत प्ले शकुंतलम। ये जो संस्कृत प्ले शकुंतलम है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसे लिखा गया कालिदास के द्वारा। कालिदास का ये क्लासिकल संस्कृत प्ले होता है जो कि बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, द तमिल एपिक सिलिपटिकरम वॉज रिटन बाय। ये जो एपिक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, जो तमिल है, तमिलियन है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि इलांगो एडिगल के द्वारा इसको लिखा गया है। ये जो होता है ये ग्रेट जो तमिल एपिक होता है जिसको इलांगो एडिगल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द कैरेक्टर ऑफ एकलव्य बिलोंग्स टू विच एपिक। एकलव्य का जो कैरेक्टर होता है वो किस एपिक से बिलोंग करता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है ए, महाभारत। ये जो कैरेक्टर होता है ये महाभारत का होता है, जो कि एक ट्राइबल कैरेक्टर होता है। और ये द्रोणाचार्य को अपने जो उसका डिवोशन होता है उसी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडियन प्ले। इसमें का कौन सा है जिसको माना जाता है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंडियन प्ले है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है मरीचिकटिका। मरीचिकटिका जो कि है इंग्लिश का ओल्ड सर्वाइविंग प्ले होता है और इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हु इज द ऑथर ऑफ पोएटिक्स। आपको बताना है कि पोएटिक्स का ऑथर कौन है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसका राइटर है अरिस्टोटल। अब जो अरिस्टोटल है, अरिस्टोटल का एक सेमिनल वर्क होता है जिसको लिटरेरी थ्योरी और ट्रेजेडी पे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, सोफोक्लेस रोट। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्क है जिसको सोफोक्लेस ने लिखा है। तो सिक्स का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ओडिपस रेक्स जो है उसको सोफोक्लेस ने लिखा है। सोफोक्लेस एक ट्रेजेडियन होता है जिसे ओडिपस रेक्स को इसने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, एनियड इज एन एपिक पोम रिटन बाय। एनियड भी एक एपिक पोम है और वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको वर्जिल के द्वारा लिखा गया है। ये जो इंपॉर्टेंट वर्क है ये बहुत ही, जो हमें स्टार्टिंग के वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे आप। ये जो एनियड है ये एक लैटिन पोम है, लैटिन एपिक पोम है जिसको वर्जिल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ है, इन ग्रीक ट्रेजेडी द हैमर्शिया मीन्स। हैमर्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शेक्सपियर के सारे प्लेस में देखने को मिलता है। तो हैमर्शिया होता क्या है। 8 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ट्रेजिक फ्लो। अब ये ट्रेजिक फ्लो क्या होता है। तो ट्रेजिक फ्लो मीन्स होता है हैमर्शिया, यानी कि ये जो होता है रैश इन जजमेंट होता है और इसी की वजह से जो मेन कैरेक्टर होता है, जो लीडिंग कैरेक्टर होता है उसका डाउनफॉल हो जाता है। और शेक्सपियर के अक्सर प्लेस में आपको देखने को मिलेगा कि जो मेन कैरेक्टर होता है या हीरो होता है वो हैमर्शिया की वजह से उसकी जो है डाउनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हु इज़ द ऑथर ऑफ कंथापुरा। कंथापुरा का लिखने वाला कौन है। तो ए का हमारा सही आंसर, 9 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि राजा राव। तो कंथापुरा के लिखने वाले राजा राव है जो कि एक क्लासिकल नॉवेल है गांधीयन स्ट्रगल इन साउथ इंडियन विलेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, द पोम एन इंडियन समर वॉज रिटन बाय। आपको बताना जो पोम इंडियन समर है उसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ए के रामानुजन। इंडियन समर को लिखा गया था ए के रामानुजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th होता है, विच इंडियन राइटर वॉज अवार्डेड द बुकर प्राइज फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये कहना चाहते हैं कौन सा इंडियन राइटर है जिसको बुकर प्राइज दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जो होते हैं इनको बुकर प्राइज दिया गया था 1997 में
और उनकी इसी वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द प्ले तुगलक इज रिटन बाय, ये जो तुगलक प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी गिरीश कर्नाड के द्वारा इसको लिखा गया है। ये एक हिस्टोरिकल प्ले होता है तुगलक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको हम जानते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा के रूप में? 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जोफ्री चौसर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ ट्रेजिडी रिटन बाय, ये बहुत ही फेमस ट्रेजिडी है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ये ट्रेजिडी किसके द्वारा लिखा गया है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसको लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा, और उनकी एक बहुत ही फेमस ट्रेजिडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, इन हैमलेट द वर्ड्स टू बी और नॉट टू बी अपीयर्स इन विच एक्ट, हैमलेट की जो ये है ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये लाइन किस एक्ट में आती है? 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जो है ये आती है एक्ट 3 में, और ये क्या होती है? ये सोलिलोकी होती है जो हैमलेट के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, हु रोट एरिस्टोफल एंड स्टेला, एरिस्टोफल स्टेला को किसके द्वारा लिखा गया था? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया था। एरिस्टोफल एंड स्टेला एक सोनेट सीक्वेंस होता है जो सिडनी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, द लीव्स ऑफ ग्रास वाज रिटन बाय, बहुत ही फेमस वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास, आपको बताना है किसके द्वारा इसको लिखा गया था? तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, इसको लिखा गया था वॉल्ट विटमैन के द्वारा। वॉल्ट विटमैन जो होते हैं एक अमेरिकन पोइट हैं, और इनका जो वर्क होता है मैग्नम ओपस होता है। इनके कुछ फेमस बहुत ही फेमस हैं जो ये फ्री वर्स में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु रोट द नॉवेल द स्कारलेट लेटर, द स्कारलेट लेटर नॉवेल को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, नैथियल हॉथॉर्न के द्वारा। ये जो वर्क है इसको लिखा गया है नैथियल हॉथॉर्न के द्वारा, और इनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज द ओपनिंग लाइन, ये बहुत ही फेमस है ओपनिंग लाइन ही, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको बता रहे हैं कि किस पोम की ओपनिंग लाइन है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी इसे लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो होता है ये पब्लिश हुआ था, अरे पब्लिश किया गया था, ये कलेक्शन होता है बेसिकली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज ऑथर्ड बाय, डेथ ऑफ अ सेल्समैन किसके द्वारा लिखा गया है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको ऑथर मिलर के द्वारा लिखा गया है। इनकी एक मॉडर्न ट्रेजिडी है जिसको ऑथर मिलर के द्वारा लिखा गया है, डेथ ऑफ द सेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज द ऑथर ऑफ द गाइड विच ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, आपको बताना है कि गाइड का ऑथर कौन है जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था राइटर को। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, गुलिवर्स ट्रेवल्स किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी एक सटायरिकल वर्क है जिसको जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच नॉवेल ओपन्स विद द फेमस लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, आपको बताना है कौन सी नॉवेल होती है जिसकी ओपनिंग लाइन है ये? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है, और उसी की जो है ये लाइन्स होती हैं। इसमें एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, और जो टू सिटीज़ की बात करते हैं तो एक तो लंदन होती है, दूसरी पेरिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, शेरलॉक होम्स इज अ क्रिएशन, ये जो वर्क है ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ऑर्थर कोनन डॉयले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, पैराडाइज लॉस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, आपको बताना कि पैराडाइज लॉस्ट को पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी,
यानी इसको पब्लिश किया गया था 1667 में, फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था 10 बुक्स में, और दूसरा इसका पब्लिकेशन आता है 1671 में, जब उसमें 12 बुक्स होती हैं। तो इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द एज ऑफ ड्राइडन इज ऑल्सो कॉल्ड, ड्राइडन के एज को और किस नाम से जानते हैं? तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसको हम रेस्टोरेशन एज के रूप में भी जानते हैं। जो एज ऑफ जो रेस्टोरेशन या इसके एज बोले या एज ऑफ ड्राइडन होता है, ये 1660 से 1689 तक के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस इज अ लाइन फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस प्ले से यूज किया गया है? यानी टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली, ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा। मैकबेथ जब होता है किंग डंकन को किल कर देता है, और किल करने के बाद में उसको अभी डर सता रहा है कि उसके बाद में उसके बेटे किंग नहीं बनेंगे बल्कि बैंक्वा बनेगा, तो इस वजह से कहता है कि टू बी दस इज नथिंग, यानी इस तरह से किंग बनने का कोई मतलब नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है जब हम सेफ नहीं है। तो आपको बताना है कि कहाँ से ली गई है लाइनें। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ये मैकबेथ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। हु इज द राइटर ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड का राइटर कौन है आपको बताना है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसके राइटर हैं विलियम कॉन्ग्रीव, और विलियम कॉन्ग्रीव जो कि बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी से। ये भी जो वे ऑफ द वर्ल्ड है ये भी एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। हु रोट एन एसे ऑन मैन, एसे ऑन मैन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ये जो अलेक्जेंडर पोप का होता है ये फिलोसफिकल पोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द रेप ऑफ द लॉक इज, रेप ऑफ द लॉक किस प्रकार की पोम है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक मॉक एपिक पोम है ये। मॉक एपिक पोम है जिसको लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31। विच पीरियोडिकल वॉज स्टार्टेड बाय जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टील के द्वारा कौन सा पीरियोडिकल शुरू किया गया था? तो 31 का एक तो इसमें हो जाएगा द स्पेक्टेटर हो गया, दूसरा द टार्टर, तो यानी कि दोनों सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड इन 1755 बाय, जो डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की थी उसको पब्लिश किया गया था 1755 में। आपको बताने कि इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा पब्लिश किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी जो है इसे पब्लिश किया था 1755 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। हु रोट लिरिकल बैलेट्स विद द वर्ड्सवर्थ, ये विद वर्ड्सवर्थ, ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति है जिसने लिरिकल बैलेट्स को लिखा था वर्ड्सवर्थ के कोलैबोरेशन में। तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एस टी कॉलरिज ने लिखा था। इसको पब्लिश किया था तो इसमें टोटल जो पोम्स थी 4 पोम्स एस टी कॉलरिज की थी, जिसमें से द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर भी थी, और 19 पोम्स उसमें थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसको पब्लिश किया गया था 1798 में फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम इसमें ऐड किया गया था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, और ये पब्लिश किया गया था 1800 में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये किस पोम से ली गई है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। तो ये जो लाइन होती है जिसका मतलब होता है खूबसूरती ही सच्चाई है, सच्चाई ही खूबसूरती है। तो जो कलश होता है, ग्रीक कलश होता है, उसी बेस पोम को कंपोज किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा, और उसी की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिम इज, ये चाइल्ड हैरोल्ड्स का जो पिलग्रिम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है बैरन के द्वारा। अब ये चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिम जो होता है एक लॉन्ग नैरेटिव पोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। हु रोट प्रोमेथियस अनबाउंड, ये जो प्रोमेथियस अनबाउंड है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 36 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसको लिखा गया है शेले के लिए। और शेले का जो वर्क होता है ये लिरिकल ड्रामा होता है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। जेन आयर वॉज रिटन बाय, जेन आयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38।
वेदरिंग हाइट इज अ नॉवेल बाय, ये जो वेदरिंग हाइट नॉवल होती है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको एमिली ब्रोंटे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, चार्ल्स डिकन्स रोड, ये जो इसमें 4 वर्क दे रखे हैं इसमें से कौन सा वर्क है जिसको चार्ल्स डिकन ने लिखा है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसका जो वर्क है हार्ड टाइम्स। तो हार्ड टाइम्स लिखा गया है चार्ल्स डिकन के द्वारा, पब्लिश होता है 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, कल्चर एंड अनार्की इज ऑथर्ड बाय, आपको बताना है कि कल्चर और अनार्की किसके द्वारा लिखा गया है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है सी, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन वाज रिटन बाय, ये कहना चाहते हैं अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन वाज रिटन बाय, इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसे लिखा गया मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के द्वारा लिखा गया है। जो ये जो वर्क होता है एक फेमिनिस्ट वर्क होता है जो पब्लिश होता है 1792 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, द नॉवेल मिडल मार्च इज बाय, ये जो मिडल मार्च नॉवेल है किसके द्वारा लिखी गई है? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है ए, जॉर्ज इलियट के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, अ रूम ऑफ वंस ओन इज ऑथर्ड बाय, अ रूम ऑफ वंस ओन ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा इसे लिखा गया है। वर्जीनिया, ये जो वर्क होता है अ रूम ऑफ वंस ओन, इसको पब्लिश किया गया था 1929 में, और ये एक वुल्फ की जो क्या है एक फेमिनिस्ट एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ नॉवेल, एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसकी वजह से इनको अवार्ड भी दिया गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि विलियम फॉकनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, यूलिसिस इज अ नॉवेल, यूलिसिस एक पोम होता है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे यूलिसिस एक नॉवेल की बात करते हैं, किसके द्वारा लिखा गया है? तो 45 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया है। ये जो यूलिसिस होता है जिसको पब्लिश किया गया था 1922 में, और ये फेमस है बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, द वेस्टलैंड वॉज रिटन बाय, वेस्टलैंड बहुत ही फेमस वर्क है, आपको बताना है कि इसको कब पब्लिश किया गया था? तो 46 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसे 1922 में पब्लिश किया गया था और इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, जिसमें 5 सेक्शन को डिस्क्राइब किए गए हैं और वो सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, द पोम डॉर बीच वॉज रिटन बाय, डॉर बीच किसके द्वारा लिखा गया है? तो 47 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये जो विक्टोरियन पोम है एक, और ये जो राइटर है मैथ्यू आर्नोल्ड, ये भी विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, सन्स एंड लवर्स वर रिटन बाय, सन्स एंड लवर्स को किसके द्वारा लिखा गया था? तो 48 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसे लिखा गया D.H. लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, हु रोड वेटिंग फॉर गोडोट, वेटिंग फॉर गोडोट को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 49 का हमारा सही आंसर है ए, इसे लिखा गया है सैमुअल बेकेट के द्वारा, और एक जो है अब्जर्डिस्ट प्ले है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अ डोल्स हाउस इज ऑथर्ड बाय, डोल्स हाउस को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 50 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया हेनरिक इब्सन के, बी यानी कि इसको लिखा गया है हेनरिक इब्सन के द्वारा, और जो डोल्स हाउस होता है पब्लिश होता है 1879 में। तो ये हमारे लिटरेचर के पोर्शन थे, ग्रामर के पोर्शन होंगे, फिर हम आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो 51 जो हमारा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, एक्सट्रीमली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? तो जब किसी में एलवाई लगता है तो वो अक्सर करके एडवर्ब होता है। हैप्पी यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एडवर्ब भी होता है। तो 51 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक बी यानी कि एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इसमें मिस्टेक बताना है कि वन ऑफ द बॉयज़ वर लेट इन द क्लास। तो जब भी हम वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ, नन ऑफ की बात करते हैं, नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, आने वाला वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो वर्ब के स्थान पे वॉज होना चाहिए, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताने किसकी स्पेलिंग करेक्ट है? तो ये भी क्वेश्चन है, आप बताएंगे इसका सही क्या होगा। इसका सही आंसर फर्स्ट एम्बैरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो जब भी नरेशन में हम सही पंक्चुएशन की बात करते हैं तो उसमें पहला वाला सेंटेंस फ्री होता है, दूसरा वाला सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में होता है, और दोनों को सेपरेट किया जाता है कॉमा के द्वारा।
तो इसका हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। ही आस्क्ड, नीचे कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा है, बाद में क्वेश्चन मार्क है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 बाय द टाइम शी अराइव्ड द ट्रेन। तो ये जब भी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में जो काम पहले होता है उसको हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। एक दूसरा उसका पहचान भी होता है कि जब भी बाय द टाइम हो गया, व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, तो इसके जस्ट बाद सेंटेंस होगा वो किस में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में होता है। और इसके पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसको कभी कभी बाद में यूज़ कर देते हैं, वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो बाय द टाइम शी अराइव्ड, जब वो पहुंची, द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसको ऐसे भी कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम शी अराइव्ड, या द ट्रेन हैव लेफ्ट व्हेन शी अराइव्ड, या बिफोर शी अराइव्ड, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड ही विल हेल्प यू टुमारो। तो इसको चेंज करेंगे, ही के हिसाब से आई हो जाएगा तो ही हो जाएगा, विल को वुड में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर हम मी मान लेते हैं, तो यू को मी में चेंज कर देंगे, टुमारो को नेक्स्ट डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। तो इसको देखेंगे किस में मैच कर रहा है, तो ही सेड ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे, यानी कि बी वाला मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, चूज द करेक्ट पैसिव। पैसिव बताना है तो पुलिस कॉट द थीफ, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, क्योंकि सिंपल पास्ट है वॉज लगेगा, और वॉज हमारे पास एक ही ऑप्शन में, तो ये आंसर हो गया। 58 है रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज में देखेंगे हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है, तो द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड, क्यू हो गया, टू मेंटेन साइलेंस इन द लाइब्रेरी, पी हो गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स हैव, तो ईच शब्द के साथ हैव नहीं आता है, रॉन्ग हो गया। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये सेंटेंस हमारा सही लग रहा है, आगे देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़, यहाँ गर्ल लिखा है, गर्ल्स होना चाहिए। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क, तो ईच गर्ल्स लिखा है, ईच गर्ल होगा यहाँ पे, इस वजह से सही आंसर हमारा क्या, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हेड स्ट्रांग होता है, स्टबर्न होता है, अड़ियल होता है, जिद्दी होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा जैसे ऑब्स्टिनेट है, हेड स्ट्रांग है, डॉग हेडेड, बुल हेडेड, पिग हेडेड, नैगिंग, ये सारे हो जाएंगे, तो सिनोनिम में क्या हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, चूज द एंटोनिम ऑफ जेनरस। जेनरस मीन्स उदार होता है, उदार इन द सेंस ये होता है कि जो व्यक्ति दूसरे की पैसे से हेल्प करता है उसको जेनरस बोलते हैं। तो 61 का एंटोनिम हो जाएगा स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स कंजूस होता है, जो बहुत बड़ा कंजूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, बेनोलेंट माने परोपकारी होता है, काइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, अ पर्सन हु लव्स बुक्स इज कॉल्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, तो बिब्लियोफाइल होता है। फाइल एक रूड वर्ड होता है जिसके माने लव होता है, जैसे फिलोलॉजिस्ट हो जाएगा, फिलोसफर हो जाएगा, फिलोजिनिस्ट हो जाएगा, तो जिसमें फिलो आता है उसकी मीनिंग लव से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, द इडियम टू स्मेल अ रैट की मीनिंग क्या होती है। टू स्मेल अ रैट या समथिंग इज फिशी, दोनों की माने होता है टू डिटेक्ट समथिंग ऑस्पिशियस, यानी दाल में कुछ काला है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसी बात करते हैं दो सब्जेक्ट, यानी ये द प्रिंसिपल एक सब्जेक्ट है, ऑल स्टूडेंट्स ये दूसरा सब्जेक्ट है, जोड़ा गया है अलॉन्ग विद से। तो जब भी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, विद है, अलॉन्ग विद है, लाइक है, अनलाइक है, इन एडिशन टू है, या फिर नो लेस देन, ऐसी कंडीशन में जो आने वाला हमारा वर्ब होता है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ किया जाएगा, हैज़ गॉन। इज़ नहीं आएगा क्योंकि गॉन के साथ इज़ यूज़ नहीं करेंगे पैसे में, तो हैज़ गॉन टू द पिकनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द मून स्माइल्ड डाउन ऑन द लवर्स। अब मून जो कि स्माइल कर रहा है, स्माइल करने का काम कोई व्यक्ति करता है, तो वेन एवर वी एसोशिएट एनी क्वालिटीज दैट रिलेटेड टू अ लिविंग बीइंग फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। सो मून को यहाँ पे पर्सनिफाई किया गया, इस वजह से बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। एक इफेक्टिव टीचर की सबसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी क्या होती है, और यहाँ से स्टार्ट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो 66 का हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि एबिलिटी टू इंस्पायर स्टूडेंट्स। एक अच्छे टीचर की मेन क्वालिटी ये होती है कि उसको स्टूडेंट को इंस्पायर करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी सीख पाता है जब उसके अंदर मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एवेल्यूएशन बिलोंग टू विच डोमेन।
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार इवोल्यूशन किस डोमेन से बिलोंग करता है? तो 67 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ये कॉग्निटिव डोमेन से बिलोंग करता है इवोल्यूशन। और ये जो होता है इवोल्यूशन का हाईएस्ट लेवल होता है कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द स्टेज इन विच अ चाइल्ड डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव परमानेंस। ये कहना चाहते हैं जीन पियाजे के अनुसार कौन सा स्टेज होता है जहाँ पे बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप करता है, यानी कि उसके सामने से अगर उस ऑब्जेक्ट को हटा लिया जाए तो उसको ये नहीं लगता है कि वो गायब हो गया है, बल्कि लगता है उसको हटा दिया गया है। तो 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। इन द क्लासरूम आर डेमोक्रेटिक टीचर। क्लासरूम में एक डेमोक्रेटिक टीचर कौन होता है? तो 69 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इनक्रेजेज स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। एक ऐसा टीचर जो स्टूडेंट को इनक्रेज करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग कौन सी है, मेथड कौन सा है? तो 70 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डिबेट। जब बच्चा डिबेट करता है तो उसके अंदर स्टिमुलेशन होता है रीजनिंग पावर और क्रिटिकल थिंकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71। द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू। ये जो टर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये इंक्लूड से बना है, और इंक्लूड के माने होता है क्या? शामिल करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी को शामिल करना। तो 71 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी एजुकेशन फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स। यानी सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हो या कोई सही सालिम हो, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग साइकोमोटर स्किल्स। कौन सा टीचिंग मेथड बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है साइकोमोटर स्किल को डेवलप करने के लिए? तो 72 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि डिमोन्स्ट्रेशन मेथड। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है बेस्ट मेथड होता है साइकोमोटर स्किल को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई एजुकेशन इज। जॉन डुई के अनुसार एजुकेशन क्या है? तो 73 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ग्रोथ एंड कंटिन्यूअस रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। ये ग्रोथ और रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है एक्सपीरियंस का, और कंटिन्यूअस इसमें क्या होता है? प्रोग्रेस होना चाहिए। तो 73 का हमारा जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ करिकुलम। करिकुलम होता है कि जैसे स्कूल में चलता है करिकुलम, तो उसको किस चीज़ को करिकुलम कहते हैं? 74 का हमारा सही आंसर है सी, प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। जो प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है उसी को हम बोलते हैं करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है, यानी कि जिससे पता लगाते हैं बच्चा किस एरिया में वीक है, किस पे फोकस करने की जरूरत है, इसको कब कंडक्ट कराया जाता है? तो 75 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि एट द बिगनिंग ऑफ द कोर्स के बिगनिंग में ऐसा कराया जाता है ताकि पता चले उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और किस चीज़ पे फोकस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76। द मेन एम ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज। क्लासरूम मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है? तो 76 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्रिएट अ कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना लर्निंग के लिए, जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो है ये इनका मतलब एम ही मेन सी होता है कि स्मूथ और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज मोस्ट एम्फेसाइज्ड इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसमें कौन सा प्रिंसिपल है जिसको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में यानी कि बच्चा ही मेन होता है, टीचर केवल फैसिलिटेटर का काम करता है। तो 77 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जब लर्निंग बाय डूइंग होती है, यानी बच्चा खुद करके सीखता है, तो उसमें बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और इस वजह से वो ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78। अकॉर्डिंग टू ले वाइगास्की लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन द चाइल्ड इज। ले वाइगास्की के अनुसार लर्निंग सबसे अच्छा कब होती है, किस कंडीशन में होती है? तो 78 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि इंटरेक्शन विद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है सी जो है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ZTP। ZTP क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
और इसमें इम्फेसाइज किया गया कि बच्चा जो होता है इसको सीखता है इस दौरान में इसके फोल्डिंग की हेल्प से। इसके फोल्डिंग यानी कोई व्यक्ति होता है इस दायरे के अंदर उसकी हेल्प करता है, और जब वो सीख जाता है तो उसकी हेल्प करना धीरे धीरे छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, विच ऑफ द क्वेश्चन प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सा क्वेश्चन है जो हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है? तो 79 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि ओपन एंडेड एनालिटिकल क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्या होते हैं? दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सोचना नहीं, डायरेक्ट आंसर टिक करना, वो होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आप जो है खुद सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। तो इस वजह से हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो इसका सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो होगा 80 होगा आज का। अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन इमोशनल रिफ्लेक्ट्स विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये करते हैं हॉवर्ड गार्डनर की बहुत सारी जो है इंटेलिजेंस थ्योरी है, उसमें कि ये कौन सी थ्योरी को दिखाता है कि उसके अंदर एबिलिटी होती है, वो समझ जाता है और अपने इमोशंस को मैनेज कर पाता है। तो किस टाइप की इंटेलिजेंस है? तो 80 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं, यानी कि उसकी अंदर की जो इंटेलिजेंस होती है उसकी बात करते हैं, खुद की इंटेलिजेंस होती है चीज़ों को मैनेज करने की। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आएंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।